आइए साथियों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके बीच में राजनीति शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव कैसे हुआ, या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके बीच में आए हैं। और निश्चित रूप से लगभग सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में जहाँ पर भारतीय संविधान या राजनीति शास्त्र से प्रश्न आते हैं, उनमें ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा हम सभी को पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और आज़ादी से पूर्व भारत में भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, यानी यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तत्कालिक भारत में 9 प्रांत और भारत की भौगोलिक सीमा में 552 रियासतें थी। तो आज़ादी के बाद भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में ये बातें कही गई कि भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, और भारत में संघीय व्यवस्था को महत्ता दी गई। और अमेरिकी संविधान से इतर भारत में राज्यों का कोई समझौता नहीं था, बल्कि राज्यों को मिलाकर के भारत एक संघ कहलाएगा, और राज्यों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं होगी। तो ऐसे में भारत एक अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। अर्थात यहाँ पहला शब्द है भारत, वो देश के नाम को, और संघ यहाँ की शासन प्रणाली को बताएगा। तो आइए बात करते हैं कि भारत के संघ में ये जो वर्तमान राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा है, ये कैसे आई। तो आज़ादी के बाद भारत में 9 प्रांत और 552 रियासतें थी। भारत के भौगोलिक क्षेत्र में 9 प्रांत, जिसमें गवर्नर का शासन हुआ करता था, अंग्रेज़ों के गवर्नर का शासन हुआ करता था, और 552 देसी रियासतें थी। भारतीय राजाओं का शासन हुआ करता था, लेकिन वो ब्रिटिश राजशाही से संबंध रखते थे। तो आज़ादी के बाद जब भारत और पाकिस्तान पृथक राज्य बना, तो देसी रियासतों को 3 स्थितियां दी गई, या तो वो भारत अधिराज्य में शामिल हो जाएं, या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या फिर स्वतंत्र स्वायत्त रहें। भारत के भौगोलिक सीमा में आने वाली 552 में से 549 रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होना स्वीकार किया गया। जो बची 3 रियासतें थी, वो भी बाद में भारतीय संघ में शामिल हुई, जिसमें जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, यानी वहाँ के लोगों की भावनाओं के आधार पर वोटिंग कराई गई, जनमत संग्रह कराया गया, उसके आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया गया। हैदराबाद निश्चित रूप से प्रसिद्ध है कि पुलिस कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत भारतीय संघ में शामिल किया गया, और कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से शामिल किया गया। यानी उस समय भारत में ये जो 9 ब्रिटिश काल के जो प्रांत थे और 552 रियासतें मिलकर के 29 राज्यों के स्वरूप में आई, और भारतीय संविधान में इन 29 राज्यों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें भाग का, भाग खा, भाग गा और भाग घा थे। भाग का में ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान भारत के वह प्रांत जिसमें गवर्नर का शासन हुआ करता था, उन्हें शामिल किया गया। भाग खा में बड़ी देसी रियासतें थी, जहां भारतीय राजाओं का शासन था, लेकिन वो ब्रिटिश राजशाही से संबंध रखते थे। भाग गा में मुख्य आयुक्त शासी राज्य जो थे, और साथ में छोटी रियासतों को शामिल किया गया। भाग घा में उस समय केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल था, और उसमें शामिल करने की जो अवधारणा थी, वो विदेशों से अर्जित राज्यों के लिए भाग घा को बनाया गया था, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से उसमें शामिल किया गया था। तो इस तरह से संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 1 में
भारत राज्यों का संघ होगा, इस अवधारणा को पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाए या नहीं, इसके बारे में मांगे मुखर होने लगी थी। तो तत्कालीन भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया जिसे धर आयोग कहा जाता है और इसे भाषाई प्रांतीय आयोग के नाम से जानते हैं। यानी भाषा के आधार पर प्रांतों का, राज्यों का गठन किया जाना कितना सही है, इस बात की पुष्टि के लिए या इस बात को जांचने के लिए आयोग गठित किया गया कि इस बात पे संस्तुति दी जाए कि क्या भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना सही है या नहीं। एस.के. धर की समिति में एस.के. धर की अध्यक्षता में जून 1948 में धर आयोग का गठन किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में सौंपी और अपनी रिपोर्ट में धर आयोग ने अनुशंसा की कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना सही नहीं है और इसे धर आयोग ने अनुशंसा की कि भारत में प्रशासनिक सुधारों के आधार पर या कैसे कुशल प्रशासन किया जा सके उस भौगोलिक क्षेत्र में, इसके आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा की, संस्तुति की। लेकिन तत्कालीन समय में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांगे मुखर हो रही थी। ऐसे में धर आयोग की रिपोर्ट के कारण ये विवाद और गहराया। फिर 1948 में ही जे.बी.पी. समिति गठित की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभ सीतारमैया जी के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया जिसे इस बात पर रिपोर्ट देनी थी कि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना कहाँ तक सही है। जे.बी.पी. समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में सौंपी और इस रिपोर्ट ने भी धर रिपोर्ट के सुर में सुर मिलाते हुए ये कहा कि राज्य पुनर्गठन भारत की एकता और सुरक्षा को देखते हुए कुछ समय के लिए इसे टाल दिया जाए। यानी जे.बी.पी. समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को देश की सुरक्षा और एकता का हवाला देते हुए कुछ समय के लिए टाल दिया। लेकिन तत्कालीन समय में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग मुखर हो रही थी। विभिन्न क्षेत्रीय नेता आंदोलनरत थे और ऐसे में एक कांग्रेसी नेता थे जिनका नाम है पोट्टी रामुलु। इन्होंने भूख हड़ताल की और इस भूख हड़ताल के दौरान इनका निधन हो गया और इनके निधन के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन संबंधित आंदोलन और तीव्र हो गए और इसका ये परिणाम हुआ कि पहली बार मद्रास के तेलुगु भाषी लोगों को अलग कर एक भाषा के आधार पर नया राज्य आंध्र प्रदेश सृजित किया गया, आंध्र प्रदेश पुनर्गठित किया गया। यानी भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था और इस प्रदेश के गठन के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए या नहीं, इस बात को लेकर के एक नए आयोग का गठन दिसंबर 1953 में किया गया जिसे फजल अली आयोग कहा जाता है। फजल अली के अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग था जिसके 2 अन्य सदस्य थे के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू। तो फजल अली, के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू जी के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया गया जिसे फजल अली आयोग कहा गया और फजल अली आयोग ने भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की संस्तुति की, इसकी अनुशंसा की। लेकिन दूसरी ओर फजल अली रिपोर्ट में ही ये अनुशंसा की गई कि भारत में एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। इस रिपोर्ट का ये मानना था कि भारत में एक ही भाषा को बोलने वाले लोग भौगोलिक रूप से एक ही जगह नहीं रहते या फिर जहाँ पर एक ही भाषा को बोले जाने वाले लोग अधिक रहते हैं वहीं पर दूसरी भाषा को बोलने वाले लोग भी
रहते हैं। यानी भौगोलिक दृष्टिकोण से एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत भारत में लागू नहीं किया जा सकता। और इस फजल अली रिपोर्ट में अन्य अनुशंसाएं थी। फजल अली रिपोर्ट में उस समय भारत के मूल संविधान में जो राज्यों का वर्गीकरण था समूह का खा गा में, इसकी आवश्यकता पर जोर नहीं दिया गया और कहा गया कि इसकी आवश्यकता नहीं है, और राज्यों को 2 भागों में बांटने की कवायद की गई, जिसमें एक राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, यानी स्टेट और यूटी का कॉन्सेप्ट फजल अली रिपोर्ट में कहा गया। और मूल संविधान के भारत के मूल संविधान में राज्यों को का खा गा घा भागों में बांटने की आवश्यकता नहीं है, इस बात पर जोर दिया गया। और तत्कालिक परिस्थितियों में जितने राज्य थे उनमें 16 राज्य बनाने की अनुशंसा की गई, और इन 16 राज्यों में विदर्भ और हैदराबाद भी शामिल था, जिसे सरकार ने नहीं माना। और इन 16 राज्यों के साथ साथ 3 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाए जाने की संस्तुति भी फजल अली रिपोर्ट में थी, जिनमें दिल्ली, मणिपुर तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल थे। फजल अली रिपोर्ट में ये चिंता व्यक्त की गई कि यदि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा तो किसी एक विशेष राज्य में जो भाषाई अल्पसंख्यक लोग रहेंगे उनके अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो। रिपोर्ट में ये संस्तुति की गई कि यदि किसी राज्य में एक भाषा को बोलने वाले लोगों का प्रतिशत 70% से अधिक है, तभी उसे एक भाषी मोनोलिंगुअल स्टेट के रूप में, एक भाषी राज्य के रूप में स्वीकृति दी जाए। और यदि में किसी दूसरी भाषा को बोलने वाले लोगों का प्रतिशत 30% से अधिक है, तो उसे भाषाई आधार पुनर्गठित ना करके प्रशासन की सुविधा के अनुसार पुनर्गठित किया जाए और उसे द्विभाषी राज्य के रूप में मान्यता दी जाए। पर कि यदि किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक होंगे तो उनके अधिकारों की सुरक्षा कैसे की जाएगी, इस चिंता को दूर करने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए। और ये कहा गया कि यदि किसी एक राज्य में किसी दूसरी भाषा को बोलने वाले लोगों का प्रतिशत 30% या उससे अधिक है, तो उस राज्य को एक भाषी राज्य न मानते हुए द्विभाषी राज्य माना जाएगा और दूसरी भाषा को भी पहली भाषा के समतुल्य माना जाए। भी नियम कानून और आदेश उस भाषा में भी प्रस्तुत किए जाएंगे। यदि किसी प्रांत में या किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों का मुख्य भाषा के अलावा जो दूसरे भाषी लोग हैं उनकी प्रतिशतता 15 या 20% के आसपास है, तो उन्हें यह छूट होगी कि वो केंद्र या राज्य सरकार को अपना पत्राचार या फिर अपनी प्रस्तुति अपनी भाषा में दे सकते हैं, भले ही वो भाषा बाहर हो या 8वें अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से ना हो। तो इस आधार पर फजल अली रिपोर्ट की अनुशंसा के बाद भारतीय संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा 1 नवंबर 1956 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों को भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो 1956 के बाद बने नए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों का विवरण। तो हमें ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय संविधान में 7वें संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 को भारतीय संघ में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन धीरे धीरे चूँकि भारतीय संसद को भारतीय संविधान यह शक्ति देता है कि समय समय पर वो भारतीय संघ में शामिल राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं। किन्हीं 2 राज्यों के भागों को मिलाकर के एक राज्य या किन्हीं 2 राज्यों को मिलाकर के एक राज्य मिश्रित रूप से नए राज्य का सृजन कर सकते हैं। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, उनकी नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो संसद की इस शक्ति का प्रयोग करके समय समय पर प्रशासनिक कुशलता के दृष्टिकोण से नए राज्यों का गठन हुआ। तो आइए जानते हैं
कि 1956 के बाद जिन राज्यों का गठन हुआ वो किस प्रकार था, क्योंकि हमें पता है 1956 के पहले तक भारत में केवल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो सबसे पहले 1956 के बाद 1956 के बाद बनने वाले राज्यों में, इन 14 राज्यों में एक राज्य बम्बई भी शामिल था, जिसे 1960 में पुनर्गठित करके 2 राज्यों में, इसमें मराठी भाषी लोगों को महाराष्ट्र और गुजरात में वर्गीकृत किया गया। यानी बम्बई को पृथक करके 2 राज्यों में विभाजित किया गया। यानी अब राज्यों की संख्या 15 हो गई, क्योंकि 14 में बम्बई भी शामिल था। बम्बई को 2 राज्यों में पृथक किया गया। 1960 तक भारत में 15 राज्य शामिल हुए। दादरा व नगर हवेली को 10वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1961 में शामिल किया गया, और पहले इस दादरा और नगर हवेली पर पुर्तगालियों का शासन था। गोवा व दमन द्वीप को भारतीय संघ में 1962 में शामिल किया गया। 1962 में गोवा को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, जबकि 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य मानकर भारतीय संघ में मिला लिया गया। पांडिचेरी, जिसे वर्तमान में पुदुचेरी कहते हैं, इसे भारतीय संघ में 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। और वर्तमान पुदुचेरी में पहले फ्रांसीसी शासन था, और हमें पता है कि पांडिचेरी या पुदुचेरी में कराईकल, माहे और यनम 3 क्षेत्र शामिल हैं। भारत का 16वां राज्य नागालैंड बना, जिसे 1963 में भारतीय संघ में शामिल किया गया, जहां पर नागालैंड राज्य का सृजन नागा पहाड़ियां और त्वेन सांग क्षेत्र को सम्मिलित रूप से मिलाकर किया गया। भारत का 17वां राज्य हरियाणा बना, जिसे 1966 में पंजाब से पृथक करके पुनर्गठित किया गया। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर भारतीय संघ में 1966 में शामिल किया गया, पंजाब से पृथक करके। भारत का 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश 1971 में भारतीय संघ में शामिल किया गया। भारतीय संघ में 19वां राज्य मणिपुर 1972 में शामिल किया गया। भारत का 20वां राज्य बनने का गौरव त्रिपुरा को प्राप्त हुआ, जिसे भी 1972 में भारतीय संघ में शामिल किया गया। भारत का 21वां राज्य मेघालय बना। मेघालय को 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा एक स्वायत्त शासी राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया, लेकिन बाद में 1972 में मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। भारत का 22वां राज्य सिक्किम बना। 35वें संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला, लेकिन सह राज्य के रूप में शामिल किया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य मानते हुए भारतीय संघ में शामिल किया गया। भारत का 23वां राज्य मिजोरम बना 1987 में। भारत का 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल हुआ 1987 में। भारत में 25वां राज्य गोवा बना 1987 में। भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना, जिसे मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 1 नवंबर 2000 के द्वारा मध्य प्रदेश से पृथक कर छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना और भारतीय संघ में शामिल हुआ। भारत का 27वां राज्य उत्तराखंड बना, जिसे उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 9 नवंबर 2000 के द्वारा उत्तर प्रदेश को पृथक कर उत्तराखंड भारतीय संघ का हिस्सा बना। भारत का 28वां राज्य झारखंड था, जिसे बिहार पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 15 नवंबर 2000 को भारतीय संघ में शामिल किया गया। भारत का
29वां राज्य बनने का गौरव तेलंगाना को प्राप्त हुआ, जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2 जून 2014 को किया गया। आंध्र प्रदेश से पृथक कर तेलंगाना राज्य का अस्तित्व आया और इसे भारतीय संघ में शामिल किया गया। इस तरह से भारतीय संघ में इन 29 राज्यों को क्रम से शामिल किया गया। वर्तमान में हमें पता है कि भारतीय संघ में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चूँकि जम्मू कश्मीर को पृथक कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं और दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि 1956 के बाद राज्यों के बनने का ये क्रम था और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में राज्यों के इस क्रम से प्रश्न आते हैं। तो आशा है कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। जैसी भी प्रतिक्रिया रही हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।